हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायबरेली रोड, लखनऊ, यूपी, इंडिया। ठीक है, हम इसका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये तो इसका नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, इसकी तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी। तो अगर इसमें और बेस्ट प्रिपरेशन हो सकता है, अगर आपको पूरा सिलेबस पता हो तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो 100% चांस होगा, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, इसका रिक्रूटमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, फॉर्म भी फिल किया होगा। ये ऑनलाइन मीडियम से एग्ज़ाम था। ठीक है, और 5 जनवरी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया था, और इसका अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास चांस है। आप 25 जनवरी 2023 5 o'clock तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो कर दो। ठीक है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन थ्रू द ऑनलाइन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। कैसे होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियसली नॉन एज सिस्टर ग्रेड 2। पहले इसको क्या बोलते थे, सिस्टर ग्रेड 2, अभी क्या बोलते हैं, नर्सिंग ऑफिसर। तो ये नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब तो पता ही है आपको, ऑफलाइन नहीं, सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है 168, रिक्रूटमेंट 2022-23। ठीक है, ये है। अब इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। स्पेशल नोट्स में देखना है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर द डिटेल शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, बार बार आपको साइट पे विजिट करना है, उससे कुछ भी अगर नया नोटिफिकेशन होता है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो र्यूमर्स है वो भी डालते हैं कि ये हो गया, एग्ज़ाम है, ये है। तो आपको जो मेन साइट है उस पर विजिट करना है। ये एग्ज़ाम कैसे होगा, देखो लिखा हुआ है, द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, तो ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग अंडर द अबव एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन मैंने बताया आपको, ऑनलाइन ही होगा, तो ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल इसमें दिया है। 5 पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है। रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा डिटेल्स फिल करना है, अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन का आएगा, वो फ़ी करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने प्रिंट आउट ले सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप इसका प्रिंट आउट लेके भी रख लेना। द कैंडिडेट कैन कंप्लीट ऑल द एवर मेंशन प्रोसीजर एट वंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट है आपका, कितनी सीट है नर्सिंग ऑफिसर में, टोटल 905। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कितनी सीट है, 905, जो कि बहुत है। अनरिजर्व्ड वालों के लिए 362 पोस्ट हैं। EWS 90, OBC 243, ST 19 एंड SC 191। तो ये नर्सिंग ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम वो बहुत अच्छा पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देखेंगे क्या क्या सिलेबस में आता है। स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको SGPCI में आने वाले फॉर्म कैसे फिल करना है से लेकर पूरा सिलेबस तक आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे आपको फोकस करना है, तो पूरा देखना है। लेवल 7 ग्रेड है, पे मैट्रिक्स भी सबसे ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सैलरी कितनी है, लेवल 7 होगा, 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। ठीक है, और फॉर्म एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड, OBC, EWS इन सब के लिए 1000 रुपीज़ है, और GST लगा के 180 रुपीज़ का GST है, पूरा 1180 का टोटल पेमेंट है। SC ST वालों के लिए 600 है, GST 108 है, टोटल 708 है। तो ये आपका जो है वो कितना एप्लीकेशन फ़ी है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया है, रिजर्वेशन आपको पता चल ही गया है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए। BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है तो आप सब एलिजिबल हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस।
अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कहीं से भी किया हुआ है या फिर पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट है आपको जीएनएम के बाद आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। आप रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ इन द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जिन्होंने बीएससी नहीं किया है, जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम किया हुआ है, वो भी एलिजिबल हैं रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर्स का, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बीएससी वाले, पोस्ट बीएससी वाले और जीएनएम वाले सब एलिजिबल हैं। मेन पॉइंट ये है बीएससी और पोस्ट बीएससी वालों को एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जीएनएम वालों को 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट एलिजिबिलिटी से है। मैंने आपको ये फॉर्म बता दिया है कि कितना फीस जो है वो एप्लीकेशन फीस कितना है, 1000 और 600 मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम चलते हैं एज के रिगार्डिंग। ये भी डाउट था हमारा, 30 ईयर्स हो गया है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आपको पता होगा इसमें जो एज क्राइटेरिया है, ऑल द पोस्ट फॉर एप्लीकेबल एज नोटिस बाय द यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मैक्सिमम 40 ईयर्स। अब आप 30 ईयर्स के हो तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी एलिजिबल हो। 40 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी सबके लिए 40 ईयर्स है। बाकी उसके ऊपर जो एज रिलैक्सेशन होता है एज फॉर गवर्नमेंट जैसे रिलैक्सेशन मिलता है वो सब मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है यहाँ पे एज 40 है, मिनिमम 18 ईयर्स के हैं तो फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो एज को लेके भी बहुत डाउट था, एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो ये तीनों ही पॉइंट मैंने आपको बताया है कि एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। जिसको भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है कि अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, सीआरटी। सीआरटी क्या है यहाँ पे, सीआरटी का मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। फॉर ऑल पोस्ट अ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर। कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल कैसे क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू। आपको पता ही है यहाँ पे कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। 60 तो नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट फॉर द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। जीएनएम और बीएससी का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी का सिलेबस होगा, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, 60 क्वेश्चन। सिलेबस भी अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं सिलेबस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2023। एसजीपीजीआई में जो सिलेबस उनके साइट पे डाला हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एसजीपीजीआई की साइट से ये आपका क्या है, सिलेबस है, जो मैं डिटेल डिस्क्राइब करूँगी क्या क्या नर्सिंग के एग्जाम में आने वाला है। आप देखो ये फर्स्ट कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर, वही जो मैंने बोला था, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर लो 168। रिक्रूटमेंट 2022-23 के लिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया था। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ जीएनएम एंड बीएससी। जो जीएनएम और बीएससी का है वही सिलेबस है एलिजिबिलिटी के लिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेबस दिया हुआ है जिसमें बेसिक साइंस, न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग। क्वेश्चंस कितने आएंगे वो मैंने आपको पहले ही बताया था, 60 सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे प्लस 40 जो है इसमें नॉन नर्सिंग। तो 60 नर्सिंग के और 40 नॉन नर्सिंग आएंगे। तो उसका ही डिटेल आगे देखते हैं क्या है। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल देखेंगे। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ इसको जिससे आप पूरा इसको रीड कर पाओ। रीजनिंग, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस के क्वेश्चन आएंगे। सेप्शुअल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स जो क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एक्सेट्रा। द टॉपिक्स आर सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन ट्रेंड्स, स्पेस orientation, space visualization, Venn diagram, drawing inferences, punched hole pattern, folding and unfolding, figural
पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग। देखो ये कोई पढ़ता नहीं है सिलेबस, मैं आपको बता रही हूँ, इसको कोई रीड भी नहीं करता चलो क्या लिखा है, लेकिन सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने साइट पे डाला हुआ है कि हम इसमें से लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, यहाँ तो 10 नंबर की बात है, 40 नंबर है टोटल नॉन नर्सिंग में। तो नॉन नर्सिंग का ये पॉइंट कोई नहीं पढ़ता, आप इसको रीड करो, क्या दिया हुआ है उस पर वर्क करो, ठीक है, तो सिलेक्शन 100% होगा आपका। नेक्स्ट है एड्रेस मैचिंग है, डेट एंड सिटी मैचिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, लेटर नंबर, कोडिंग डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड अदर सब्जेक्ट टॉपिक्स इफ एनी। समझ में आ रहा है? तो ये इन्होंने रीजनिंग का रखा है, इसमें जितने पॉइंट्स है वो तो आप करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल नॉलेज से क्या इन्होंने लिखा है कि क्या डिमांड है, जनरल नॉलेज से क्या देने वाले हैं। क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। Questions will also be designed to test knowledge of current events and देखो current affairs के questions भी आएंगे, current events and such matters of everyday observation and experience in the scientific aspects as many as expected if any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। समझ में आ रहा है? मतलब वो टेस्ट करना चाह रहे हैं आपका जनरल अवेयरनेस कितना है, आपके अगल बगल में क्या चल रहा है, मीन्स इंडिया में क्या चल रहा है, उनके नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है। तो आपको करंट इवेंट्स में जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे अवेयर रहना है, उसी के रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। या फिर आपको जो हिस्ट्री में नेबरिंग कंट्रीज में चल रहा है इसकी हिस्ट्री में क्या था उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ अगर न्यू आया है अपडेट उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या आपसे पूछेंगे। यहाँ पे द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। The scope of the test will be computation of whole number, decimal, fraction, relation between numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, average, interest, profit loss, discount, partnership, elementary search, graph, linear equation, triangle and its various kinds of center, congruence, similarity of triangle, circle and its chords, tangents, angles subtended by the chords of a circle, common tangents to or more circles, irrational quadrilaterals, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular, parallel piped, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric ratio, degree and radian measures, standard identities, complementary triangles, height and distance, histogram, frequency, polygon, bar diagram and pie chart। समझ में आ गया? तो ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स का है, इसमें क्या क्या जो टॉपिक है वो उसमें क्वेश्चन देने वाले हैं वो पूरा उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 नंबर के लिए ये भी आपको रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल इंग्लिश। अब इंग्लिश के क्या क्वेश्चंस वो देने वाले हैं वो उन्होंने अपने सिलेबस में लिखा है। कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। क्वेश्चंस इन द a computer will be designed to test the candidate understanding and knowledge of English language and will be based on the spot the error होगा, fill in the blanks होगा, synonym, antonyms, spelling, detecting misspelled words, जो भी उसमें misspelled words हैं, idioms हैं, phrases हैं, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct and indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in passages, comprehension passages and other English language questions at the level of matriculation and higher secondary। पूरा डिटेल दिया है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सिंपल आपका वो क्या चेक करने वाले हैं, इंग्लिश नॉलेज, करेक्ट इंग्लिश, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो करेक्ट इंग्लिश को, ये सही लिखा है या गलत लिखा है उसके बारे में, तो वही इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये भी 10 मार्क्स का है। तो मैंने आपको बता दिया 40 मार्क्स में क्या है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है।
समझ में आ रहा है? तो ये 40 मार्क्स का हो गया। अब हम नर्सिंग पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपको पता ही है, जीएनएम और बीएससी में जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इन्होंने अपने सिलेबस में क्या दिया है, किससे ये ज़्यादा क्वेश्चन देने वाले हैं। इससे एग्जामिनर का पता चल जाता है, जो उन्होंने टॉपिक लिख के दिया है, जो भी उन्होंने सिलेबस दिया है, इससे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक साइंस, अब बेसिक साइंस में क्या क्वेश्चन वो देंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे वो देखते हैं। इसके अंदर है एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस of human body and factors which may disturb these and mechanism of such disturbance। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, एनाटॉमिकल, एनाटॉमी से आने वाला है। नेक्स्ट है वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके ग्रुप के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, तो यहाँ पे डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन होगा। फोर्थ है कलेक्ट एंड हैंडल द स्पेसिमेन ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी पता चल गया। एन्यूमरेट वेट एंड मेजर्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल इन कैलकुलेशन ऑफ डोजेज एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी है। रीड एंड इंटरप्रेट द प्रिस्क्रिप्शन एंड केयर ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, तो यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना आना चाहिए, जैसे एसओएस लिखा है, पीआरएन लिखा है, स्टैट लिखा है, आप पेशेंट को कैसे ड्रग्स दोगे, कैसे उसको अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन हमें देना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो कौन सा ड्रग कौन से सिस्टम पे एक्ट करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। रिकॉग्नाइज द टॉक्सिक सिम्टम्स रिलेटेड टू द कॉमन ड्रग्स एंड पॉइजन्स, अगर किसी पेशेंट को किसी ड्रग से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए इसका टॉक्सिसिटी, इमीडिएटली इसको स्टॉप करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जो भी नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ड्रग्स के रिगार्डिंग ये पूरा बेसिक साइंस है, जिसके रिगार्डिंग ये पॉइंट्स आपसे वो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार सिलेबस माइंड में रहेगा तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हो, वैसे तो आप सब प्रिपेयर कर रहे होंगे बट और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, इस टॉपिक पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में से क्या क्वेश्चन वो कर रहे हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, उसका इंपॉर्टेंस हमारे हेल्थ के लिए क्या है वो आपको पढ़ना है। प्लान डाइट्स सुटेबल टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हो गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। प्लान थेरापेटिक डाइट्स फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी देते हैं, अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो इसके लिए कौन सा डाइट होगा, अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है, अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हो रखा है या स्टमक में प्रॉब्लम है तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड देते हैं कि पेशेंट को कैसा डाइट हमें देना चाहिए, तो ये है प्लान थेरापेटिक डाइट्स फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, ये सारा कंबाइन इन्होंने कर दिया, साइकोलॉजी को साइकेट्रिक को कंबाइन करके यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या है आपका पहला पॉइंट, नॉर्मल एंड डेविएशन इन बिहेवियर अमंग वेरियस एज ग्रुप्स एंड देयर कॉजेज। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड डिजीज, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी से है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन। इंटरप्रेट बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, recognize deviation from normal behavior and provide guidance and counseling, dynamic of patient behavior and its application in providing nursing care, communication and maintain interpersonal relation, तो ये पूरा साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग में। 7 पॉइंट क्या है, नेक्स्ट 7 पॉइंट है आपका थेरापेटिक थेरेपीज यूटिलाइज इन साइकेट्रिक एंड द वेरियस रोल ऑफ नर्सेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग, तो जो भी पेशेंट को हम थेरेपी देते हैं, ठीक है, यूटिलाइज इन साइकेट्रिक जो हम करते हैं, एंड द वेरियस रोल ऑफ नर्सिंग रोल, तो यहाँ पे नर्सेज का क्या रोल रहता है इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ये आपको यहाँ पे रीड करना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में डिस्क्राइब द नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इट्स स्कोप, एटिकेट्स एंड एथिक्स। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कंजेनाइटल एंड सेफ एनवायरमेंट टू द पेशेंट, carry out basic nursing procedure for the care of patient with an understanding of the scientific principle involved। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इस टॉपिक लिखा है आपको लग रहा है यार इस टॉपिक में क्या है, लेकिन इसके मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस आपको इसको प्रिपेयर करना है। अभी आप सिलेबस देख लो एक बार, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड कैरी आउट ट्रीटमेंट्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट एंड नर्सिंग केयर, ठीक है। तो कैसे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स हमें कैसे मेंटेन करना है, एडमिनिस्टर करना है प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन,
और उसका ट्रीटमेंट जो है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम CHN का देखते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या इसमें टॉपिक्स में लिखा हुआ है इन्होंने सिलेबस में, पर्सनल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। सेकेंड है मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ spread of disease, need of health education and evaluate the effect of the same to the patient, family and community. Fourth, prepare and use appropriate audio visual aids for imparting health education. जब हम health education देते हैं तो हम किस तरह से audio visual aids का use करते हैं, कैसे prepare करते हैं, उसके रिगार्डिंग है। symptoms of social disorganization and social pathology, demonstrate skill in medico social work. जो हम डेमो वगैरह देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो भी स्किल्स दिखाते हैं पेशेंट्स को, उनको एजुकेट करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर टू मदर्स एंड चिल्ड्रंस एंड द सर्विस अवेलेबल फॉर देम इन अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ केयर से मदर्स और चिल्ड्रन का जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी अर्बन और रूरल एरिया में जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एमंग मदर एंड चिल्ड्रन एंड टेक नेसेसरी एक्शन इन क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर्स एंड होम। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का भी टॉपिक पूरा कौन कौन सा मेथड यूज होता है कम्युनिटी में। डिमॉन्स्ट्रेट स्किल इन कम्युनिटी डायग्नोसिस, डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग सर्विसेज इन अकॉर्डिंग्स विद द नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। तो पूरा कम्युनिटी जो है उसमें क्या क्या मेन टॉपिक इन्होंने लिखा हुआ है वो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। पढ़ना तो पूरा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें छोड़ के जाना है, बट सिलेबस का मेन मोटो ये होता है कि इस टॉपिक से हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए पढ़ना आपको सब है, बट जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, उस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। आप पूरा पढ़ के जाओ, बट जो इसमें लाइन लिखा है, जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, उससे थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्या है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पहला पॉइंट है कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्टिक मेजर इन कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। मतलब इन्होंने सारे सिस्टम्स लिख दिए, जितने भी सिस्टम है सबका कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट आपको पूरा ही पढ़ना है। मेडिकल सर्जिकल इस एक लाइन का मतलब आपको पूरा हो गया। जो भी आप रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड, किडनी जो भी पढ़ते हो सब पढ़ना है, सब में डिसऑर्डर पढ़ने हैं, उसके कॉजेज पढ़ने हैं, उसका पैथोफिजियोलॉजी पूरा समझ में आ गया। तो इस एक पॉइंट में इन्होंने पूरा मेडिकल सर्जिकल लिख दिया है। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड नर्सिंग केयर इन पेशेंट्स विद कॉमन मेडिकल सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आपको नर्सिंग केयर के रिगार्डिंग उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, आप क्या केयर देते हो उस डिजीज कंडीशन में, उसको पढ़ के जाना है। थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर ऑपरेशन थिएटर फॉर सर्जरी एंड असिस्ट इन ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे ओटी के रिगार्डिंग आ गया है, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशन थिएटर सर्जरी के लिए, एंड असिस्ट इन ऑपरेटिव प्रोसीजर। और हम जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर में असिस्ट करवाते हैं वहाँ पे हमारा रोल क्या है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है। आइडेंटिफाई कॉमन इक्विपमेंट यूज इन ऑपरेशन थिएटर। अब यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जो कॉमन इक्विपमेंट, बहुत सिंपल इक्विपमेंट्स, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट के रिगार्डिंग भी आ गया। फिफ्थ है एक्सप्लेन द एनेस्थीसिया यूज्ड with their effects and dangers and care of anesthetize patient until such time as he recovers from the effect of anesthesia। यहाँ पे क्या इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कौन सा एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं, मतलब आपको एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, उसका इफेक्ट, उसका डेंजर साइंस क्या होता है, और जो पेशेंट एनेस्थीसिया के बाद रिकवरी रूम में आया है, पोस्ट ऑप में आया है, तो उसकी केयर हमें क्या करना है, उसको किस तरह से पेशेंट की केयर करनी है नर्सिंग ऑफिसर को, वो पता होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। रिकॉग्नाइज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ कॉमन एमरजेंसी यूजिंग द रिससिटेशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इंट्यूबेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप पेशेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। पता चले पेशेंट तो वैसे बेहोश हुआ है, आपने सीपीआर देना स्टार्ट कर दिया, तो हमें देखना है पेशेंट को सीपीआर की नीड है, रिससिटेट करने, इंट्यूबेशन करने की नीड है, या सिंपल उसको हम सेफ प्लेस पे ले जाएंगे। पहला हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इमरजेंसी है या फिर क्या, तो उसे रिकॉग्नाइज करना, प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना इन केस ऑफ कॉमन इमरजेंसी।
अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसे रिकॉग्नाइज करके उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसको सेफ प्लेस पे ले जाना या हॉस्पिटल सेटिंग में पहुंचाना, या फिर यूजिंग द रिससिटेशन इक्विपमेंट। हमें पता होना चाहिए हमारा इमरजेंसी ट्रे में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इंटिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 7th पॉइंट है केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट हु रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शन। तो केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट है, उसको क्या सपोर्ट आप दोगे, क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, कैसे उसके वाइटल फंक्शन को मेंटेन करोगे, आपका नर्सिंग रोल क्या रहेगा इसमें, वो सारे पॉइंट्स आपके इसमें क्रिटिकली इल पेशेंट में आ जाएंगे। 8th पॉइंट है प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ डिजास्टर, इमरजेंसी, एक्सीडेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेट स्किल इन ट्रांसपोर्टिंग द कैजुअलिटी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फर्स्ट एड, अगर कोई डिजास्टर होता है तो वहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या रोल है, आप क्या फर्स्ट एड देते हो, क्या ट्राइज में क्या मेंटेन करना है, कलर कोडिंग क्या होता है, इमरजेंसी एक्सीडेंट है तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल ट्रांसपोर्टिंग द कैजुअलिटी, आपका क्या रोल रहता है, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, कैसे काम करते हो, आपका क्या स्किल, आपका क्या रोल रहता है। तो वो यहाँ पे इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आपको इमरजेंसी वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छे से करना है। समझ में आ रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए, चाहे वो डिजास्टर हो, इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो, या फिर कहीं पे भी आपको कोई इमरजेंसी दिखती है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और वो भी डिफरेंट, अगर कोई किसी को कोई ड्रॉनिंग हुई है, या फिर किसी को स्नेक बाइट हुआ है, या बर्न हुआ है, या फिर कोई डिजास्टर आया है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस टाइम पे हम क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट देते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, हमारा रोल पता होना चाहिए। हॉस्पिटल सेटिंग में हो, आउटसाइड हो, या कहीं पे भी आपने देखा है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। 9th पॉइंट है ऑर्गेनाइज कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज, कैसे आप कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करोगे वो भी पता होना चाहिए। 10th है एक्सप्लेन इन्फेक्शियस डिजीज, देयर ट्रांसमिशन एंड बैरियर नर्सिंग इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पे पूरा इन्फेक्शियस डिजीज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन, बैरियर नर्सिंग केयर आपको पता होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या फिर कम्युनिटी में हो, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा MSN आपको पता चल गया, पूरा ही हो गया इसमें MSN के क्वेश्चन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज ग्रुप। ग्रोथ डेवलपमेंट का टॉपिक, उसका न्यूट्रिशन क्या होगा, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस क्या होती हैं, एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रोवाइड नर्सिंग मैनेजमेंट टू द नियोनेट्स चिल्ड्रन विद मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर। तो इसमें भी पूरा मेडिकल सर्जिकल डिसऑर्डर्स आ गया। पीडियाट्रिक नर्सिंग में भी रिकॉग्नाइज इमरजेंसी इन नियोनेट्स चिल्ड्रन एंड टेक एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर। तो यहाँ पे भी बच्चों का भी अगर कोई इमरजेंसी है नियोनेट्स में, चिल्ड्रंस में, तो उसमें हमें क्या फर्स्ट एड मेजर लेना होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। मैनेज नॉर्मल न्यूबॉर्न एंड लो बर्थ वेट बेबी, तो यहाँ पे नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर भी आपको पता होना चाहिए, और लो बर्थ वेट बेबी है तो उसमें कैसे हम केयर करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो। 6 पॉइंट डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड बी एबल टू प्रैक्टिस देम वाइल नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी। तो पूरा नर्सिंग केयर आपको पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपीरियम। पूरा हो गया, पूरी प्रेगनेंसी आ गई इसमें। ऑप्स के अंदर पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पूरी प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बेबी लेबर के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या है, लेबर कैसे बेबी डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल मतलब परपीरियम पीरियड, पूरा केयर आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है एंटीनेटल केयर टू मदर्स, हम क्या केयर प्रोवाइड करते हैं मदर को, या फिर एपिजियोटमी एंड सूचर अ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री टीयर मतलब पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, और एपिजियोटमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। जो सूचर्स हम यूज करते हैं वो पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है, तो पूरा आपको याद रखना है। 4th डोमिसिलरी सर्विसेज टू द मदर एंड चिल्ड्रन, मदर और चिल्ड्रन को क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी नीडिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट, कौन सी ऐसी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी होती है जिसमें हमें इमीडिएट मैनेजमेंट की जरूरत है। फैमिली वेलफेयर एडवाइस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑप्स के अंदर, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग। इसके रिगार्डिंग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, प्रोफेशनल एटिकेट्स, ट्रेंड्स इन नर्सिंग सारा ही आ गया इसके अंदर। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन टू द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट डिफरेंट लेवल।
पहला पॉइंट प्रिंसिपल, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है वो पूछा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ नर्सिंग कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि एनएस है, डीएनएस है, फिर एएनएस है, फिर नर्सिंग इंचार्ज हैं, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर्स है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स ऑफ नर्सिंग कंपोनेंट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हायरार्की की यूज होती है, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन में आएगा। इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन एंड डेवलप स्किल इन सुपरवाइजरी टेक्निक्स, ट्रेंड्स इन नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो क्या ट्रेंड्स हैं इन नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड में, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड द राइट्स, nursing as a profession and rights, responsibility and adjustment in professional life. 7 methods of teaching application to nursing. समझ में आ गया। तो ये पूरा क्या है, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग। ये पूरा जो नर्सिंग का सिलेबस हमने डिस्कस किया, इसमें से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक है, पूरा नर्सिंग का हमारा टॉपिक है, जिसमें से 60 क्वेश्चन वो देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये सिलेबस इन्होंने साइड पे दिया हुआ है कि हम इसमें से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, कितने, 100 क्वेश्चन। कितने टोटल क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया 60 तो नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे जिसका सिलेबस मैंने पूरा डिस्कस किया है, और 40 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैंने बताया 10-10-10 पूरा डिवाइडेड है, वो क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने ये पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन है। लेकिन इसको कोई भी नहीं पढ़ता है, ना ध्यान देता है। मैंने फिर से बोला है, आपको पूरा नर्सिंग नॉन नर्सिंग पढ़ के जाना है, लेकिन सिलेबस का मतलब है इस टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थॉट कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।